जब 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जो 10 साल में पहली बार भाजपा को बड़ा चैलेंज मिला, बल्कि भाजपा को बड़ी चोट मिली, ये उस वक्त मिली जब ये दोनों दल एक साथ आए। कई बार अखिलेश यादव के साथ दिक्कत ये है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं और राजनीति में ना तो ओवर कॉन्फिडेंस चलता है और ना ही डिप्रेशन वाली स्थिति चलती है। इस पक्ष में है कि दोनों साथ रहे और उसकी एक वजह है कि मुस्लिम वोटों को किसी तरीके से बिखरने से बचाना। उत्तर प्रदेश सियासी मामले में बहुत ही जटिल राज्य है। अगर आप देखें कि बिहार से भी ज्यादा मुझे लगता है राजनीतिक समीकरण यहाँ के जटिल हैं। अगर आप पक्षों के आधार पर, जाति के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर देखें तो अभी भी अगड़े और पिछड़े की जो लड़ाई है, इस समय बीजेपी के सामने सबसे बड़ा संकट है कि अगड़ों में भी डिवीजन है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान नहीं है। तो इसी के जो लोग हल्के में लेते हैं बड़ी गलतफहमी का शिकार है। आज वहीं अयोध्या से जो है बीजेपी के लिए चुनौतियां या जो सत्ता तक पहुंचने का रास्ता है वो कांटों भरा जो है वो साबित होता जा रहा है। मैसेज देना है, सबसे बड़ा मैसेज ये देना है कि विपक्ष एकजुट है। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत सारे चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि चुनाव जल्दी होना है और तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपने दांव पेच लगा रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी जो परेशानी ये आ रही है कि बीजेपी को कैसे हराया जाए वहां पर, या किस तरीके से बीजेपी का जो चुनावी रथ है, जो चुनावी घोड़ा लगातार दौड़ता जा रहा है, अनेक राज्यों में चुनाव लगातार जीतते जा रहे हैं, उसको कैसे रोका जाए। उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत अलग सियासत दिखाती है और हमने देखा है पिछले 10 सालों में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम किया है, उसको लेकर लोगों के मन में बहुत सारे अच्छाइयां भी हैं। लेकिन विपक्ष की एकजुटता बड़ा सवाल उठा रही है कि क्या वो विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा, नहीं लड़ेगा। क्या राहुल गांधी समाजवादी पार्टी एक साथ दोबारा से आएंगे? ओवैसी किस तरीके से अपनी राजनीति को उत्तर प्रदेश में देखते हैं? चंद्रशेखर का क्या मिजाज रहने वाला है? बहन जी क्या रुख अपनाएंगी? देखना बहुत दिलचस्प होगा। मेरे साथ दो बेहद वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं और बहुत खास मेहमान हैं। हेमंत तिवारी सर हैं, जो वरिष्ठ कह सकते हैं हम, और निर्मल यादव जी हैं, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला सवाल आप दोनों से मेरा है और स्वागत है आप दोनों का। हेमंत सर, निर्मल सर। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी। हेमंत सर, मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की सियासत को आप अभी किस नजरिए से देख रहे हैं। जो गठबंधन बनाने की बात कही जा रही है, क्या आपको लग रहा है कि राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी और जितने अन्य दल हैं वो साथ आ पाएंगे? देखिए जितेंद्र जी, मैं साल 2022 के बाद से लगातार कह रहा हूं, जी। अब भी कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 12 वर्षों के दौरान अपनी जो स्थिति बनाई है, उसको देखते हुए अपोजिशन को, खास तौर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को एक साथ आना उनकी न्यूनतम आवश्यकता है, मजबूरी है। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। जी। जब जब इस दौरान, इस कालावधि में, यानी 12 साल के दौरान जब जब अलग हुए, तब तक उनको चोट लगी, बुरी चोट लगी। और मतलब कांग्रेस के लिए तो अस्तित्व बचाने जैसी स्थिति आ गई। कांग्रेस की अपनी दिक्कतें हैं, ये दिक्कतें बहुत साल से चल रही। कांग्रेस ने अभी भी उसको सुधारने की कोई कोशिश बहुत ढंग से नहीं की है। संगठन बेहद कमजोर है। संगठन की कमजोरी की बात परसों से आ रही है, लेकिन जब 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जो 10 साल में पहली बार भाजपा को बड़ा चैलेंज मिला, बल्कि भाजपा को बड़ी चोट मिली, ये उस वक्त मिली जब ये दोनों दल एक साथ आए, यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। कांग्रेस जो 2019 में खुद राहुल गांधी की सीट खो चुकी थी, पूरे उत्तर प्रदेश में एकमात्र सोनिया गांधी की सीट थी, उसको 6 सीटें मिली। तो जाहिर सी बात है, अंक गणित भी और लाभ हानि का जो गणित है वो भी इस पक्ष में है कि दोनों साथ रहे। और उसकी एक वजह है कि मुस्लिम वोटों को किसी तरीके से बिखरने से बचाया जाए। मुस्लिम वोटों का बिखराव अगर हुआ तो जाहिर सी बात है अपोजिशन का सीधा सीधा नुकसान है और भारतीय जनता पार्टी का फायदा है। ये 2022 के असेंबली इलेक्शंस में प्रूव हो चुका है
जहां असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM जैसी पार्टी के कैंडिडेट उतरने की वजह से 10 से 12 जगहों पर समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई। तो ये सारी चीजें प्रूवन है, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जहां तक इलेक्शन की बात है, 27 का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। परिस्थितियां 26 में ही चुनाव होने के संकेत दे रही हैं। अपोजिशन के पास भी ज्यादा वक्त नहीं। एक बात और खाली कहूंगा कि लोग अलग अलग तरीके से कयास लगाते हैं। मैं भी बहुत कम से कम 41 साल से उत्तर प्रदेश को देख रहा हूँ एक पत्रकार जी के तौर पर। तो मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान लड़ाई नहीं है 2027 या हम्म 2026 जब भी असेंबली इलेक्शन हो। हम्म अभी आज की तारीख में जमीन पर अच्छी टक्कर है। अब ये डिपेंड करेगा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैंडिडेट के सिलेक्शन में, छोटे दलों को साथ लेने में अखिलेश यादव किस तरीके की रणनीति तैयार करते हैं। वैसे अगर आप जो आखिरी चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ है, जो साल 2024 का पार्लियामेंट्री इलेक्शन था, अगर उसको देखें तो उसमें तो भारतीय जनता पार्टी की बुरी पराजय हुई थी, और इतनी बुरी पराजय हुई थी कि बिल्कुल उत्तर प्रदेश का डेफिसिट ही फाइनली दिल्ली में अकेले दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से चूक गए रह गए थे, बिल्कुल चूक गए थे। तो यूपी की चिंता उनको भी और भारतीय जनता पार्टी को पता है कि हम्म हल्का मामला नहीं है, मामला तगड़ा है, लड़ाई तगड़ी है। कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी भारतीय जनता पार्टी जो उससे टूटा था उसको बिल्कुल दोबारा रिपेयर नहीं कर पाई है। सर, आप जो एक बात कह रहे हैं हेमंत सर, आपने अपने जिक्र किया अपने बयान में कि चुनाव शायद 2026 में ही हो सकते हैं, ऐसी सुगबुगाहट आपको नजर आ रही है। क्या वाकई में सर ऐसा लगता है आपको कि 2026 में ही चुनाव हो सकते हैं? हाँ, ऐसी बातें हैं, और मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी जिस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी में अंदर खाने ये खबर है कि उनको संकेत हो गए हैं कि चुनाव से संबंधित जो भी प्रिपरेशंस हैं उनको बहुत तेज कर दीजिए। चुनाव समय से पहले हो रहे हैं। चुनाव प्रबंधन की जो टीम्स हैं वो सक्रिय हो गई हैं, और बाकी जो फ्रंट हैं इलेक्शन को लेकर के तो वो भी सक्रिय हैं। तो जाहिर सी बात है चुनाव पहले होंगे, इसके सबसे पहले जानकारी भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों को होगी। तो वहां की जो हरकतें हैं, वहां की जो गतिविधियां हैं, जो सक्रियता है, उससे भी लगता है कि चुनाव 2026 में हो सकते हैं। बड़ी और बात है सर ये। अभी भी मैं एक आखिरी लाइन से, आखिरी नोट से अपनी बात जी आपके इस जी प्रश्न की पूरी करता हूं जी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान नहीं है। नहीं रहने वाला। अभी लड़ाई तगड़ी है। रूरल एरियाज में कास्ट इक्वेशन के दृष्टि से बिछड़े हुए ओबीसी को दोबारा वापस लाने के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत सकारात्मक और उल्लेखनीय काम अभी तक तो नहीं कर पाई है। ठीक है, बंगाल की जीत, असम की जीत का एक साइकोलॉजिकल प्रभाव जनता पर भी है, भाजपा पर भी है। अखिलेश यादव में भी थोड़ा सा डिप्रेशन इसको देख है करके लगा। ये सारी दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी फाइनली मेरा कहना है, जैसा मैं उत्तर प्रदेश को देखता रहा हूँ, कि लड़ाई तगड़ी है। निर्मल जी, जो हेमंत सर बात कह रहे हैं कि साथ आने के अलावा कोई चारा नहीं है और लड़ाई बहुत तगड़ी है, आप भी लंबे समय से सियासत को देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की, क्या लग रहा है वाकई में कि इस बार आसान रहने वाला नहीं है? और जो फैक्टर्स अभी काम कर रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, दलित हो, पीडीए की बात अखिलेश यादव करते आए हैं लगातार, क्या आपको भी लग रहा है कि हाँ, इस बार जो है बीजेपी के लिए किसी भी तरीके से आसान रहने वाला नहीं है? हालांकि मुश्किलात समाजवादी पार्टी के लिए भी हैं, कांग्रेस के लिए भी हैं, लेकिन ज्यादा दिक्कत बीजेपी को हो सकती है। जी जितेंद्र, मुझे लगता है कि हेमंत जी ने जितना कुछ ये उत्तर प्रदेश की जो सियासत अभी है और आने वाले दिनों में वो सियासत कैसे करवट लेगी, इसके बारे में बिल्कुल तथ्यों के साथ और बहुत ही विस्तार से बताया है। मैं इन सारी बातों से सरोकार रखता हूं, और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी है जो हेमंत जी ने बताई है। दो बातें मैं सिर्फ इसमें ऐड ऑन कर सकती हूँ। एक, जो वो कह रहे हैं कि फाइट बहुत तगड़ी है,
मैं ये कहता हूं कि हर चुनाव बहुत तगड़ा होता है। अगर आप 2022 का चुनाव देखें तो वो भी बीजेपी के लिए बहुत आसान नहीं था। चाहे वो लोकसभा 2024 का हो तो और ज्यादा टफ हो गई थी फाइट। और 2017 में हमने देखा था कि कई बार अखिलेश यादव के साथ दिक्कत ये है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं। और राजनीति में ना तो ओवर कॉन्फिडेंस चलता है और ना ही डिप्रेशन वाली स्थिति चलती है। अगर आप देखें कि मैं जैसे अभी बुंदेलखंड इलाके में पिछले 2-3 सालों से लगातार काम कर रहा हूं और गांव देहात से मेरा कुछ ज्यादा ही इस समय ताल्लुक है, तो उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि 2022 में जो असंतोष लोगों के मन में मुझे देखने को मिलता था, उससे कहीं ज्यादा ये असंतोष अब बढ़ा है इन 5 सालों में। परिस्थितियां बिल्कुल जो है बीजेपी के लिए लगातार जो है वो इस चुनौती को और ज्यादा गंभीर कर रही हैं, गहरा रही हैं। लेकिन दिक्कत सिर्फ इतनी सी होती है कि विपक्ष जो है वो जिस अंदाज में उसको बीजेपी के सामने खड़ा होना चाहिए, उसमें कहीं दिखता नहीं है। एक तो एकता का अभाव है, बिखराव होता है, और दूसरा एक जो क्रोनोलॉजी होती है, राजनीति चूंकि संभावनाओं का खेल है और इस पूरे घटनाक्रम को एक एक कदम को बहुत संभल कर हर किसी को, जैसे अगर आप एनडीए की एकजुटता की बात करें, सिर्फ बीजेपी नहीं होती है, बीजेपी उसमें एक लीडर की तरह दिखती है, बाकी सभी पार्टियां उसके साथ खड़ी हुई दिखती हैं। ऐसा इन सब के हाव भाव से, जेस्चर से और जो भी एक्टिविटीज है उनसे दिखता है। लेकिन विपक्ष में अगर आप इसके बरक्स देखें तो विपक्ष में हर कोई अपने आप को सिरमौर दिखाना चाहता है। उत्तर प्रदेश सियासी मामले में बहुत ही जटिल राज्य है। अगर आप देखें कि बिहार से भी ज्यादा मुझे लगता है राजनीतिक समीकरण यहाँ के जटिल हैं। अगर आप पक्षों के आधार पर, जाति के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर देखें तो अभी भी अगड़े और पिछड़े की जो लड़ाई है, इस समय बीजेपी के सामने सबसे बड़ा संकट है कि अगड़ों में भी डिवीजन है। ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर का जो संकट है, उसका सामना सीधे तौर पर बीजेपी को करना पड़ रहा है, विपक्ष के किसी दल को नहीं करना पड़ रहा है। दूसरा, विपक्ष के सामने सबसे बड़ा जो एक अवसर है, मुझे लगता है ये आपदा में अवसर है कि सामाजिक एकजुटता के लिए अगर विपक्ष चाहे तो उसके सामने एक बहुत अच्छा अवसर है कि वो अपनी सभी राजनीतिक दल जिनके अलग अलग ब्रैकेट्स में बहुत अच्छे जो है पैठ है, उसका सदुपयोग करके और सभी समाजों को, सर्व समाज को अगर एक साथ जोड़ने का काम कर ले तो मुझे लगता है ये लड़ाई बहुत आसान हो सकती है, बजाय इसके कि सीट शेयरिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अगर आप देखें 2 दिन पहले जो खबरें आई कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में गठबंधन होगा, 70 से 75 सीट पर कांग्रेस को बड़ी आसानी से सीट शेयरिंग में उसकी हिस्सेदारी मिल जाएगी। ये सारी चीजें गौड़ हैं। जनता अभी ये नहीं देख रही है कि कौन कितना किस सीट पर लड़ेगा या कौन कैंडिडेट होगा, ये सारी चीजें बहुत बाद की हैं। मैसेजिंग अभी इस बात की होनी चाहिए कि जिन जिन पार्टियों के जिस जिस समाज में अच्छी पैठ है या जो अपना प्रतिनिधित्व रखते हैं, उन समाजों से जुड़ी हुई पार्टियों का आपस में तालमेल बहुत बेहतर हो और लीडरशिप के साथ। जो आपका आकलन है कि जो क्षेत्रीय समीकरण है, बीजेपी शायद उनमें थोड़ा सा अपने आप को समीकरण बैठा नहीं पा रही, क्योंकि आपने ब्राह्मण बात की, क्षत्रिय की बात की, दलित भी एक तरीके से अलग राह पर चल रहे हैं। क्या बीजेपी को वहां परेशानी आने वाली है कि किस तरीके से समीकरण बैठाया जाए? क्योंकि लगातार हमने देखा है कि चाहे वो ब्राह्मण राजनीति हो या क्षत्रिय राजनीति हो, गुट बने हुए हैं, मीटिंगें हुई हैं, कई विधायक उसमें शामिल हुए हैं, अल्टीमेटम तक उनको दिया गया। क्या वो फैक्टर काम करेगा, या बीजेपी के पक्ष में जा रही है वो चीजें या उनके अगेंस्ट जा रही हैं? जी जितेंद्र जी, एक बहुत बड़ा संदेश जो है वो अयोध्या से निकल रहा है। ये वही अयोध्या है जहां बीजेपी के लिए, जिसने एक तरह से सबसे सत्ता तक का जो रास्ता है उसको सुगम बनाया था, आज वही अयोध्या से जो है बीजेपी के लिए चुनौतियां या जो सत्ता तक पहुंचने का रास्ता है वो कांटों भरा जो है वो साबित होता जा रहा है। ये जो आप ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर की बात कर रहे हैं, अयोध्या से ही ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं और अब ये मुझे लगता है आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। शायद इस राज्य के चुनाव की दिशा और दशा को भी तय करने वाला मुद्दा साबित होगा। आप देखिएगा कि कल ही मैं देख रहा था अयोध्या से जितने भी असंतुष्ट गुट हैं राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए, वे सभी ब्राह्मणों की बात कर रहे थे कि इस ट्रस्ट में आकर एक संतोष दुबे करके, वहां के बड़े नेता भी कह सकते हैं या प्रतिनिधि कह सकते हैं, उस ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने सवाल उठाया कि राम जिस वंश से थे उस वंश के किसी भी व्यक्ति को इस ट्रस्ट में क्यों नहीं जगह मिली, सारे के सारे एक ही समाज के क्यों हैं। इन सवालों पर अयोध्या में चर्चा हो रही है और ये सारे सवाल अब निकलकर उत्तर प्रदेश की सरहदों तक पहुंच रहे हैं, तमाम इलाकों तक पहुंच रहे हैं और यही वो असंतोष होगा जो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सवालों के जवाब देने में मुश्किलें पैदा करेगा।
रहेगा। और बिल्कुल। अंतर कलह भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जिस खूबी के साथ में अपने अंतर कलह को ये संभाल लेते हैं, उससे सबक लेना चाहिए दूसरे विपक्षी दलों को। और मुझे लगता है कि इतना डिवीजन अभी विपक्षी दलों के बीच में आपस में नहीं है। आपस की जो सीट शेयरिंग को लेकर जो उनकी चुनौतियां हैं, उनको दूर किया जा सकता है। ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। अभी मैसेज देना है, सबसे बड़ा मैसेज ये देना है कि विपक्ष एकजुट है। और सबसे बड़ी दिक्कत जो हो रही है वो यही है कि मुस्लिम समाज हो या दलित वर्ग हो या पिछड़ा वर्ग हो या फिर अगड़ा वर्ग हो, इन सभी में एक पॉकेट्स बनी हुई है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि पिछड़ों की राजनीति या जी जी जितेंद्र, आप कुछ पूछ रहे हैं? जी जी, मैं दरअसल आप दोनों से एक चीज समझना चाहता हूं कि ओवैसी नाम का जो एक फैक्टर क्रिएट हो रहा है, साथ ही साथ चंद्रशेखर नाम का भी फैक्टर है। दोनों का जो वोट बैंक है वो डिसाइडिंग वोट बैंक है। दोनों का जो वोट बैंक था पहले समाजवादी पार्टी के पास था और मायावती जी के पास था, और कहीं ना कहीं दोनों छिटका हुआ है उनसे इस वक्त, हमने देखा है। हेमंत सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा थोड़ा सा, क्योंकि आप बहुत करीब से जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को। क्या इस बार चंद्रशेखर रावण की पार्टी और ओवैसी साहब की पार्टी कोई फैक्टर बनकर उभरेगी, या सिर्फ ये वोट कटुआ बन के रह जाएंगे? क्या इनका आपको लगता है कि भविष्य है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, या ये लोग भी सामने आएंगे? क्योंकि जिस तरीके से ओवैसी साहब का बयान आज आया है, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी को अगर हराना है या उनको रोकना है तो विपक्षी सारे विपक्ष को एक साथ आना जरूरी है, बशर्ते उचित सम्मान उनको मिले और उचित जो सीटें हैं वो उनको मिले। क्या आपको लगता है कि वो बिहार वाली कहानी यहाँ पर दोबारा दोहराई जा सकती है, जिस तरीके से पहले गठबंधन हुआ लेकिन सीटों के बाद में नाराजगी हुई, अलग हो गए वैसी साहब? क्या यहाँ पर भी आपको ऐसा होता नजर आ रहा है कि विपक्षी एकता शायद एकजुट हो तो जाए, लेकिन सीट शेयरिंग में आकर वो शायद फंस जाएगा पेच? विपक्ष आप किसको मानते हैं उत्तर प्रदेश में? मायावती को विपक्ष मान नहीं सकता कोई, क्योंकि यही जब समाजवादी पार्टी के नेता खड़े होते हैं तो कहते हैं ये तो भाजपा की बी टीम है। ओवैसी को आप मान सकते हैं विपक्ष के साथ? नहीं मान सकते। ओवैसी को भाजपा की बी टीम कहा जाता है कि भाजपा से स्पॉन्सर्ड है। बिल्कुल। लेकिन ये समझने की बात है, ये उत्तर प्रदेश है साहब, और उत्तर प्रदेश ठीक उसी ढर्रे पे चल रहा है जिस तरीके से एक जमाने में बिहार पूरा चलता था। जातियों की गिनती होती है, जातियों को वोट मिलते हैं, जाति की गोलबंदी जिसने सही कर ली वो इलेक्शन जीतता है। भारतीय जनता पार्टी ने काफी लंबे समय तक एक्सरसाइज करने के बाद इस फार्मूले को समझा है। वो जाति और धर्म का कैसे कहाँ इस्तेमाल करना हो करते हैं, वो जानते हैं कि अखिलेश यादव या कांग्रेस ये जो सेल्फ गोल करेंगे उसका फायदा उन्हें मिलेगा, उसका फायदा वो लेते हैं। आपने ओवैसी की बात की, रावण की बात की। चंद्रशेखर रावण का एक लिमिटेड इलाका है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ पॉकेट्स में उनकी है। लेकिन ये जो अभी मैं 2 दिन से देख रहा हूँ, चंद्रशेखर रावण यही लखनऊ में थे, मेरे घर के पीछे इंटरव्यू ले रहे थे कैंडिडेट्स, भावी कैंडिडेट्स का, और ओवैसी भी बहराइच में थे। इन दोनों का प्रश्न आपने बहुत सामयिक किया है। तो साहब, पहले चंद्रशेखर रावण के बारे में बता दूं, मैं एक फर्क देख रहा हूँ। मैं पूर्वांचल में भी जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जो यूथ जो है दलितों का, वो चंद्रशेखर रावण की ओर बहुत तेजी से आकर्षित हो रहा है। लेकिन वो वोट में कितना तब्दील होगा, अभी होगा या कुछ वक्त लगेगा? मुझे लगता है कुछ वक्त लगेगा। अभी इतना ज्यादा उसका पॉलिटिकल लाभ तात्कालिक उनको नहीं मिलने वाला है। जहां तक आपने ओवैसी की बात की, ओवैसी के जो लोग हल्के में लेते हैं वो बड़ी गलतफहमी शिकार है। खाली एक उदाहरण दे रहा हूँ ओवैसी की पॉलिटिक्स, आप समझ लीजिए। जौनपुर जिले में एक कॉन्स्टिट्यूंसी है शाहगंज, जहां 4 बार से लगातार विधायक थे ललई यादव, जो 2 टर्म मिनिस्टर रहे, अखिलेश यादव सरकार मिनिस्टर रहे। 2022 के इलेक्शन में वो फिर कैंडिडेट थे, माना हुआ जा रहा था कि जीत जाएंगे, जीते कैंडिडेट। उनके खिलाफ जो सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी का, निषाद पार्टी, उसने एक रमेश सिंह को टिकट दिया जी। रमेश सिंह चुनाव लड़े, उनका चुनाव चिन्ह भी कमल नहीं था, भोजन भरी थाली चुनाव चिन्ह था। लड़ाई अच्छी हुई। इसी बीच में AIMIM यानी ओवैसी की पार्टी का एक मुस्लिम कैंडिडेट आ गया। मेरे उदाहरण से पूरा आप संकेत समझिएगा क्या होता है। जी 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 जी।
उस मुस्लिम कैंडिडेट को 12,000 वोट मिल गए साहब। और समाजवादी पार्टी के ललई यादव जो 4 बार से जीत रहे थे, जो जीतता हुआ माने जा रहे थे, वो 700 वोट से चुनाव हार गए। 700 वोट से। ऐसे 12-15 सीटें गिना सकता हूं जहां ईस्टर्न यूपी में ही AIMIM के कैंडिडेट्स ने समाजवादी पार्टी को डंट लगाया। तो ये तो बहुत कॉमन सी चीज है कि साहब मुस्लिम भी पहले अपनी जात देखता है, देखता है उसका लीडर कैसा है। लेकिन उसके बावजूद मेरा मानना है कि जो लायन शेयर है मुस्लिमों का 90% के आसपास, वो समाजवादी पार्टी के साथ रहता है। उसमें डेंट की एक गुंजाइश बन रही थी 2024 में, इसीलिए अखिलेश की भी जरूरत थी और राहुल गांधी की भी जरूरत थी। दोनों एक साथ आए। हालांकि दोनों एक साथ आए, परिणाम आपने देखा कि मुस्लिम वोटों का 2024 के लोकसभा चुनाव में डिवीजन नहीं हुआ जी। जहां कांग्रेस कैंडिडेट था, मुसलमानों ने एकजुट होकर वहां कांग्रेस को वोट दिया। जहां समाजवादी पार्टी कैंडिडेट था, उन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। और परिणाम सबके सामने है, बताने की जरूरत नहीं है। भाजपा के लिए घातक परिणाम आया। और सुनिए, जहां तक अब चूंकि पार्लियामेंट के इलेक्शन और असेंबली के इलेक्शन में बुनियादी फर्क होता है, इश्यूज बदल जाते हैं, जो कास्ट का कॉम्बिनेशन होता है वो हल्का हल्का कम डेंस होता जाता है। वोटिंग पैटर्न में थोड़ा सा फर्क आता है। 2024 का पार्लियामेंट्री इलेक्शन, और मैं आपको बता दूं जितेंद्र, मैं 2022 के असेंबली इलेक्शन के 3 महीना पहले से लगातार कहता था। 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन के समय मैंने खुल करके कहा, एक नहीं 20 प्लेटफॉर्म पे 10 चैनल पे कहा कि अखिलेश यादव ने ये लड़ाई अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ी। ये जो PDA का मूल स्वरूप है वो अगड़ा बनाम पिछड़ा की एक शक्ल उसने ली, और अखिलेश यादव अपनी स्ट्रेटजी में कामयाब रहे। 2022 में भी उनकी यही स्ट्रेटजी थी। लेकिन अभी निर्मल जी ने बड़ी अच्छी बात कही। 2022 में अखिलेश यादव ओवर कॉन्फिडेंट थे, वो अपने आप को जीता हुआ मान रहे थे, अगला मुख्यमंत्री अपने आप को समझ करके काम कर रहे थे। और इसी गलतफहमी में उन्होंने गलतियों पे गलतियां की, और परिणाम आपने देखा। मैं फिर ये बात बता रहा हूं, मैं उस वक्त भी कह रहा था लगातार कि अखिलेश यादव 125 सीट के ऊपर नहीं जा पाएंगे। बहुत से जिलों, बहुत सी सीटों, बहुत सी जातियों के बारे में वो गलतफहमी का शिकार है। उनको नहीं पता। क्या गलतफहमी दूर हो गई है उनकी? आपको लग रहा है ये जातियां दरक चुकी हैं। दूर हो गई है उनकी? मुझे अभी भी नहीं लग रहा गलतफहमी दूर हुई है। अभी देखिए, मैं एक बात क्लियर बताऊं, अखिलेश यादव मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। अखिलेश यादव बहुत खुश मिजाज आदमी है, बढ़िया लीडर है। लेकिन अखिलेश यादव ने अगर अपने भीतर अपने पिता मरहूम मुलायम सिंह यादव की जो राजनीतिक आदतें थी, जो राजनीति करने का तरीका था, अगर उसका 50% भी जज अपने भीतर ढाल दिया होता तो आज अखिलेश यादव बड़े नेता हैं, लेकिन और बड़े नेता हो सकते थे और शायद सरकार बना चुके होते। तो अखिलेश यादव, आप खुद बताइए, कोई सवाल कर ले, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। 2022 के इलेक्शन में आपको बड़ी उम्मीद थी, उम्मीद आपकी टूटी, आपका परफॉर्मेंस अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा, तो उसके बाद से तो आपको जमीन पर उतरना चाहिए था। आज बता दें कि 4 वर्ष 4.5 साल हो रहा है, 4.25 साल तो हो ही रहा है। जी। अखिलेश यादव कितने जिलों में कितनी बार गए, कितना आंदोलन उन्होंने छोड़ा। मुझे याद है, आज मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं, मैं खुद मुलायम सिंह यादव के साथ गया था। गेस्ट हाउस कांड के बाद मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली सरकार जो बहुजन समाज पार्टी के साथ संयुक्त रूप से चल रही थी, वो स्टेट गेस्ट हाउस कांड के बाद गिर गई। भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से मायावती चीफ मिनिस्टर बन गई। मुलायम सिंह यादव 2 दिन भी लखनऊ में नहीं रुके। मुलायम सिंह यादव ने उसी वक्त कार्यक्रम बनाया और शिकोहाबाद में एक बड़ी रैली बुला ली
और लखनऊ छोड़ के चले गए। अखिलेश यादव कितनी बार लखनऊ छोड़ते हैं? बिल्कुल लखनऊ उत्तर प्रदेश नहीं है। वैसे भी शहरी इलाकों में आपकी बहुत ज्यादा पकड़ पैठ नहीं मानी जाती है। बिल्कुल तो बिल्कुल इनको जाना चाहिए था, जिलों जिलों में जाना चाहिए था, वर्कर्स को टॉनिक मिलता, बिल्कुल उनकी सक्रियता बढ़ती, आप मैसेज देते। आप जो काम ट्विटर से करते हैं, यानी ट्वीट करके, जो काम आप सोशल मीडिया के अलग प्लेटफॉर्म्स पे करते हैं, शायद वो जमीन पे काम करना आप चाहिए अगर था वो। जमीन पे करते तो बाप रे बाप, फिर भारतीय जनता पार्टी को तो निर्मल जी, जो बात बहुत हेमंत सर सोचना कह रहे पड़ता। हैं कि हालांकि अभी भी अखिलेश फिर मैं ने कह रहा कोई हूँ, सबक नहीं लिया है कि 2022 का जो इलेक्शन था, आपने पहले भी जिक्र किया, ओवर कॉन्फिडेंट थे, और सर कह रहे हैं कि उससे उन्होंने सबक नहीं लिया, देश की राजनीति में वो आ गए। जमीन पर जो राजनीति उनको करनी चाहिए थी वो शायद उन्होंने नहीं की है। क्या उसका खामियाजा अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को भी इस बार भुगतना पड़ सकता है, या गठबंधन वो संभाल लेगा? जी, जितेंद्र मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी जी। बिल्कुल। सबसे पहले तो हेमंत जी ने जो एक बात कही, मैं उसको फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। उन्होंने जो मुलायम सिंह यादव की एक विरासत जो अखिलेश को बहुत ही सहज और स्वाभाविक रूप से मिली है, मुझे लगता है कि उन्होंने 50% तो बहुत ज्यादा कह दिया। आज की तारीख में अगर अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव का जो राजनीतिक विराट स्वरूप है, उसका 10-25% भी ले ले तो शायद इस देश की और इस प्रदेश की जनता बेड़ा को बहुत पार हो बड़ी जाए। राहत मिलेगी। बिल्कुल, मैं इसको राजनीतिक नजरिए से बिल्कुल नहीं देख रहा हूं। मैं साफ तौर पर यह बात कहना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता अखिलेश में, या यूं कहें कि समाजवादी पार्टी में, एक बड़ी उम्मीद देखती है। अखिलेश उसका सिर्फ एक चेहरा मात्र है, वो उसका एक मुखौटा है, उसका एक जो कहें कि रहनुमाई करने वाले एक व्यक्ति मात्र है। लेकिन उम्मीद जो है लोगों को उस पार्टी से है जिस पार्टी के साथ में, जैसे हेमंत जी ने बताया कि मुलायम सिंह यादव, लखनऊ से उनका कोई लगाव नहीं होता था। बिल्कुल आज भी अगर आप देखें तो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या बहुजन समाज पार्टी हो, विपक्ष के जितने भी दल हैं, इन सभी का संगठन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। जमीन पर गांव गांव में जो इकाइयां बनी हुई थी, उनमें कहीं किसी तरह की कोई गतिविधि, किसी तरह की कोई ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। ये सब लगता है जैसे सोए हुए पड़े हैं। नहीं तो भारतीय क्या जनता इसका पार्टी इफेक्ट, के बारे में मैं इसका एक बात इसका फायदा कहूंगा। बीजेपी को मिलेगा चुनाव में, आपको लगता है? अगर संगठन इन लोगों के मजबूत एग्जैक्टली, नहीं यही है। यही बात मैं कहने जा रहा था हम्म जी, कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से, अगर आप देखें 2014 से लेकर अब तक, तो 12 साल हो चुके हैं। और इधर उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो अगले अगले साल 10 साल पूरे हो जाएंगे। सत्ता में रहते हुए भी इस पार्टी का संगठन जो है वो पूरी तरह से सक्रिय है। आप चाहे गांव में चले जाएं, शहर में चले जाएं, भले ही वो जो भी ये काम पार्टी के संगठन से जुड़े हुए होते हैं, चाहे वो जन जागरण अभियान हो या किसी भी तरह का विषय हो, मुद्दा हो, यहां तक कि अगर पार्टी की किसी दूसरे राज्य में जीत होती है तो उसका जश्न पूरे देश में मनता है। मैसेजिंग की जाती है, राजनीति में संदेश देना, लोगों में एक मैसेज जाना, ये इसका बहुत बड़ा असर होता है। हेमंत सर, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा। जो मुस्लिम फैक्टर है उत्तर प्रदेश में, वो बहुत बड़ा माना जाता है। आजम खान जैसे कद्दावर नेता पहले समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, जो मुस्लिम का चेहरा माना जाता था। लेकिन अभी ना तो आजम खान है, ना कोई ऐसा बड़ा नाम उनकी पार्टी में बचा है कि जो मुस्लिम वोट को अपनी तरफ खींच सके। क्या आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी में कोई मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट करने के लिए कोई बड़ा नेता है आज की डेट में? जी है, बड़ा नेता है, और एकमात्र नेता वही है, वो नेता अखिलेश यादव है। मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं जी। मुसलमानों का लगाव मुलायम सिंह यादव से था। मुसलमानों का एक स्वाभाविक सा आकर्षण समाजवादी पार्टी के प्रति था, क्योंकि वो मुलायम सिंह यादव की पार्टी थी। मुलायम सिंह यादव की राजनीति का जो तरीका था वो मुस्लिमों के अनुकूल था। जी। आप अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के पहले की जो परिस्थितियां थी उनको देखिए, और उसमें मुलायम सिंह यादव की भूमिका देखिए कि मतलब राजनीति के क्षेत्र में उनके विरोधी और सामाजिक तौर पर भी लोग उनको मुल्ला मुलायम सिंह यादव कहते थे। तो ये रिश्ता पुराना है, ये रिश्ता पुराना है, और उस लेगेसी को अखिलेश यादव ने आगे बढ़ाया, क्योंकि अखिलेश यादव को तो सब कुछ, तो देखिए ठीक है, अखिलेश यादव सांसद थे जी, थोड़ा सक्रिय थे, लेकिन उनको तो सब कुछ मिला अपने पिताजी के नाते ना। थाली में तो सजा हुआ मिला पिताजी था के ना नाते पूरा। उनको मुस्लिम
पिताजी उस के दिन नाते थाली में उनको सजा हुआ मुस्लिम भी मिला था। मिले, पिताजी के नाते उनको मुस्लिम भी मिले। और आज मैं आपको बता दूं, जी। अगर किसी को इस बात की गलत फहमी है हम्म कि आजम खां या किसी और चेहरे को देख करके मुस्लिम समाजवादी पार्टी के प्रति आकर्षित होता था, तो गलत फहमी का शिकार। हाँ, हम्म आजम खां और मुलायम सिंह यादव के बेहद करीब रिश्ते रहे। मुसलमानों के प्रति आजम खां का जो नजरिया था वो सबको पता है, हम्म लेकिन लगाव आजम के जरिए नहीं था, हम्म लगाव सीधे मुलायम सिंह से था मुसलमानों का। और जी। आज भी लगाव सीधे अखिलेश यादव से है, मुलायम सिंह का, के जो बेटे से हैं, उनके जो साहबजादे हैं। हम्म तो इसके लिए उनको किसी बड़ी शक्ल और बड़े कद्दावर चेहरे की जरूरत नहीं है। नहीं है। ये बात कांग्रेस को भी समझनी चाहिए। लेकिन फर्क क्या आया? फर्क क्या आया कि इधर 3 4 5 वर्ष से हम्म मुस्लिमों का एक वर्ग वो कांग्रेस की ओर देख रहा था, इस दृष्टि से हम्म कि भाई अगर दिल्ली की लड़ाई है तो कांग्रेस ही तो लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी से, बिल्कुल बिल्कुल। अखिलेश यादव नहीं लड़ेंगे। हम्म इसलिए पार्लियामेंट्री इलेक्शन जब होते थे तो कांग्रेस को लगता था कि अखिलेश के बजाय, ये कांग्रेस में मुसलमानों के एक अच्छे वर्ग को लगता था कि हम्म अखिलेश के बजाय अगर कांग्रेस को मदद की जाए, वो जीतने की स्थिति में आए हम्म तो ठीक रहेगा। यही दिक्कत थी हम्म जिसको अखिलेश यादव ने भांपा और कांग्रेस से गठबंधन समझौता कर लिया। किया। और कांग्रेस की मजबूरी थी, उसके पास कुछ था ही नहीं। आई नहीं। एकमात्र सांसद 2019 से 24 बिल्कुल। तक इनकी माताजी थी राहुल गांधी की, रायबरेली हम्म से, जो उनकी पुश्तैनी सीट समझी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और खुद राहुल गांधी चुनाव हार गए थे। हार गए थे। तो कांग्रेस को तो मिलना मिलना था, साथ आ गए। अब हम्म ये राजनीति है, राजनीति में जब समझौते होते हैं, गठबंधन होते हैं, तो बार्गेनिंग होती है। क्या हम्म क्या ये जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल है, ओम प्रकाश राजभर या डॉक्टर हम्म संजय निषाद हम्म या हम्म हम्म अपना दल, ये लोग भी तो इलेक्शन के टाइम में बार्गेन करने की कोशिश करते हैं ना, बिल्कुल हमको करते हैं। 5 नहीं, हमको 22 सीट चाहिए। तो बिल्कुल कांग्रेस बिल्कुल। तो कम से कम अपेक्षाकृत बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, वो भी हम्म बार्गेनिंग करती है। और हम्म। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में बार्गेनिंग का जो स्टेटस है वो खराब नहीं है। और यही बात समाजवादी शायद पार्टी ओवैसी हर नहीं बोली है, यही बात ओवैसी नहीं बोली है। सर मेरा आखिरी सवाल है क्योंकि समय अब खत्म हो रहा है, कि सबको उचित सम्मान मिलना चाहिए। उचित सम्मान मिलेगा तो गठबंधन अच्छे से काम कर पाएगा। अरे कहाँ सम्मान मिलेगा? उनकी बात तो बता रहे थे, चर्चा इस बात की थी कि मायावती से हो रही है, हम्म बहुजन समाज पार्टी से हो रही है। अगर बहुजन समाज पार्टी से उनकी बातचीत होती है तब इसका बड़ा फर्क पड़ सकता, अच्छा खासा फर्क पड़ सकता है। लेकिन अगर वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन में जाते हैं तो समाजवादी पार्टी को कुछ फुटकर जगहों पर फायदा हो कुछ तो सकता है। फायदा हो सकता है, जहां वो हम्म, मुस्लिम कैंडिडेट डाल करके बिल्कुल। एआईएमआईएम के समाजवादी पार्टी का नुकसान करते हैं। तो अगर हम्म। अखिलेश यादव समझेंगे नुकसान का ये गणित। गणित ज्यादा है तो समझौता हो जाएगा, वैसे मुझे लगता बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल लगता नहीं है। सब एकला शुक्रिया हेमंत चलेंगे, सर जुड़ने के कांग्रेस लिए और हमारे साथ, और तमाम जानकारी शेयर करने के लिए, क्योंकि आपने बहुत बारीकी से समझाया है कि उत्तर प्रदेश की सियासत किस मोड़ पर खड़ी है। और चुनाव शायद हो सकते हैं कि 2026 में ही हो जाए, ऐसे संकेत मिल रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लिए इतना आसान रहने वाला है नहीं, और विपक्षी एकजुटता नजर आ नहीं रही है। ऐसे में दिलचस्प हो जाता है कि जब चुनाव होंगे तो जीत का ऊंट किस करोड़ बैठेगा। लेकिन सभी के लिए इस वक्त देखा जाए तो परेशानियां सामने खड़ी हैं, चाहे वो बीजेपी के लिए हो या विपक्षी एकजुटता के लिए। हेमंत सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारी जानकारी शेयर करने के लिए। धन्यवाद।